शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली महत्वपूर्ण देखने वाले हैं शुक्रायन फर्स्ट मिशन से रिलेटेड। इसरो 2031 तक शुक्रयान फर्स्ट मिशन को भेजने वाला है ताकि जो शुक्र ग्रह है, जिसको इंग्लिश में हम वीनस बोलते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उठा सकें। तो 9 जनवरी को जो बातचीत हो रही थी, पी श्री कुमार, सतीश धवन प्रोफेसर एट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो में जब ये बात कर रहे थे, इसके साथ साथ में एडवाइज़र हैं इसके जो स्पेस साइंस प्रोग्राम है इसके, उन्होंने कहा था ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो संस्था है, ये क्या काम करने वाली है, अप्रूवल लेगी सबसे पहले तो यूनियन गवर्नमेंट से, ताकि हम वीनस मिशन को भेज सकें एंड दैट द मिशन कुड एज ए रिजल्ट बी पोस्टपोन टू 2031 से। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें तो सबसे पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना पड़ता है, तब जाकर के हम कोई भी मिशन को भेज सकते हैं। अब चूंकि अभी तक हमको वीनस मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं मिली है, और इसी के चलते चलते मिशन को 2031 तक के लिए हमने स्थगित कर दिए हैं। इसरो का जो वीनस मिशन है शुक्रयान फर्स्ट, दिसंबर 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद थी। तो ये जो विचार था 2012 में पैदा हुआ था। फिर 5 साल बाद अंतरिक्ष विभाग द्वारा 17-18 की बजट में 23% की वृद्धि करने के बाद इसरो ने प्रारंभिक अध्ययन चालू कर दिया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस संगठन ने अप्रैल 2017 में अनुसंधान संस्थानों से पेलोड प्रस्ताव भी मांगे थे, पेलोड से रिलेटेड प्रपोजल। पृथ्वी से लेकर के शुक्र तक जो हम लॉन्च विंडो है हमारी, हर 19 महीने में एक बार होती है। यही कारण है कि इसरो के पास 2026 और 2028 में बैकअप लॉन्चिंग की डेट है। ठीक है, तो क्या इसको लेकर के हम चूक सकते हैं? लेकिन इससे भी ज़्यादा बात यह है ईंधन की मात्रा को लेकर के, और लगभग हर 8 साल में आती है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें ईंधन की बचत होगी, और ये जो परिस्थिति है बताया जा रहा है कि कम अराउंड एवरी 8 ईयर्स। श्री कुमार स्पीकिंग एट इंडो फ्रेंच एस्ट्रोनॉमी मीटिंग एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो शुक्र आयन फर्स्ट है, ये ओरिजिनली शेड्यूल्ड किया गया था 2023 की लॉन्चिंग के लिए, लेकिन राइट नाउ द 2031 विंडो इज़ वेरी गुड। आज हम इसको नहीं भेज रहे हैं, हम भेजेंगे 2031 को। उन्होंने ये भी ऐड किया था, ये जो मिशन था ना, ये वेट कर रहा है फॉर फॉर्मल अप्रूवल एंड मनी। पहली बात अप्रूवल की ज़रूरत है, दूसरी बात पैसे की हमें ज़रूरत है। ये जो दोनों चीज़ें जो है स्पेसक्राफ्ट की असेंबली के लिए और टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है। उन्होंने कहा था यूएस और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हैं, ठीक है, उन्होंने वीनस मिशन प्लान किया है 2031 के लिए, जैसे कि उन्होंने रेफ़र किया था VERITAS, इसके साथ साथ में इन विज़न, ये रिस्पेक्टिवली, वाइल चाइना माइट गो एनी टाइम 2026-27 वेन एवर दे वांट टू गो। और चाइना का भी उन्होंने उल्लेख किया था कि चाइना जो है 2026-27 में हमसे भी पहले पहुंच सकता है। वहीं यदि हम बात करें इसरो की तरफ से, ओरिजिनली तौर से वो ये आशा कर रहा है कि हम लॉन्च कर देंगे शुक्र आयन फर्स्ट मिड 2023 तक, लेकिन ये जो पेंडेमिक रहा था, वैन इट पुश द डेट टू दिसंबर 2024, कोरोना आया, कोरोना के चलते चलते डेट बढ़ा दी गई, कब तक की? दिसंबर 2024 तक। अदर जो इसरो के मिशन है इसमें इंक्लूड है आदित्य L1, इसके साथ साथ में चंद्रयान 3, ये भी अफेक्टेड हुए थे बाय द मैन्युफैक्चरिंग डिले एंड कमेरिकल लॉन्च कमिटमेंट। शुक्रयान फर्स्ट विल बी एन ऑर्बिटर मिशन
शुक्रयान फर्स्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो एक ऑर्बिटर वाला मिशन है। यदि इसके हम साइंटिफिक पेलोड की बात करें तो करेंटली इसमें इंक्लूड किया गया है, एक रडार है, तो ठीक है, और ये जो हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार है, और दूसरा है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। मिशन से ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि ये स्टडी करेगा वीनस की जियोलॉजिकल और वोल्केनिक एक्टिविटी को, इमिशन ऑन द ग्राउंड को, इसके अलावा वाइंड स्पीड कैसी है, क्लाउड कवर कैसा है, इसके साथ साथ में अदर जो प्लानिटरी कैरेक्टरिस्टिक हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट से, वो सारी चीज़ें पता कर लेगा। इसरो ने रिसीव कर लिया है एलोकेशन ऑफ 13,700 करोड़, कब? 2022-23 के बजट में, मार्जिनली हायर देन ए ईयर बिफोर। पिछले साल से इस साल का जो बजट रहा था काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद वाली इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम देखने वाले हैं, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कॉलेजियम सिस्टम चलता है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब हो जाता है जजों का एक ग्रुप, जजों का एक ग्रुप है जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें सीजीआई शामिल है। इसके साथ साथ में कुछ सीनियर मोस्ट जज भी बैठते हैं ताकि कोई भी डिसीजन वो ले सके, जैसे कि जज किसको बनाना है, ठीक है, किसका प्रमोशन होगा, कौन जज बनेगा, सीजीआई कौन बनेगा, सुनवाई कौन करेगा, ठीक है, कौन सा मुद्दा किसके पास जाने वाला है, ये सारी जो चीज़ें हैं कॉलेजियम सिस्टम पर डिपेंड करती। देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के लिए सबसे बड़ी पावर, सबसे ज़्यादा पावर कॉलेजियम सिस्टम के पास में ही है। कोई भी देश की सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी देश की सरकार यही चाहती है सुप्रीम कोर्ट को दबाया जाए, उसकी जो स्वतंत्रता है ना उसको प्रभावित करने का काम हर देश की सरकार की तरफ से किया जाता। तो इंडिया में भी यदि ऐसा किया जा रहा है तो कोई नई बात नहीं है। सरकार ये कह रही है कि हमारे जो गवर्नमेंट के नॉमिनी हैं उनको आप कॉलेजियम सिस्टम में बैठाओ। आप इतना ज़्यादा गड़बड़ी कर दे रहे हो, अपने रिलेशन वाले को बैठा दे रहे हो, ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं जजों की नियुक्ति को लेकर के। एक बात यहाँ पर और ये है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में यदि कुछ कॉलेजियम सिस्टम की तरफ से कुछ नाम सजेस्ट किए गए हैं, सरकार के पास भेजे गए हैं, उसमें 10 लोगों के नाम हैं, ये लोगों का प्रमोशन होना है, ये जज बनने वाले हैं। अब इसको क्या काम करता है, सरकार के पास भेजा जाता है, सरकार इस पर विचार विमर्श करती है, यदि उनको ठीक नहीं लगता है तो फिर से इसमें संशोधन के लिए भेजती है। अब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उसमें संशोधन करे या नहीं भी करे, संशोधन यदि वो नहीं भी कर रही फिर से यदि भेज दी उसके पास में तो अब उसको मानना ही पड़ेगा, मतलब कि कॉलेजियम सिस्टम सबसे ऊपर है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के देखिए, हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों की सलाह की बात करता है। सबसे पहले सीजीआई को नियुक्त किया जाता है, सीजीआई बताता है कि ये लोगों को न्यायाधीश बनाना है, इसके बाद राष्ट्रपति उनको भी नियुक्त करता है। तो हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है, इसके अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है, बिना उसकी सलाह लिए आप नियुक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ जो परामर्श शब्द आया था इसको लेकर भी बहुत सारा विवाद चला था। 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, परामर्श का मतलब सहमति नहीं है बल्कि बातचीत करना है थोड़ा सा बैठ करके। लेकिन फिर 1993 में ये कहा गया कि परामर्श का मतलब है सहमति प्रकट करना, सीजीआई सहमति प्रकट करेगा तभी जा कर के आप जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो देखा जाए यदि हम संख्या की बात कर रहे हैं ना तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें 4 जो है न्यायाधीश बैठते हैं और एक रहता है मुख्य न्यायाधीश, 4 जज रहते हैं और एक रहता है सीजीआई। 5 लोग मिलाकर के कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण करते हैं।
तो हमारे कानून मंत्री हैं रिजिजू रिजिजू। इन्होंने एक लेटर के माध्यम से, जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, वो चाह रहे हैं कि एक सर्च एंड इवल्यूशन पैनल का गठन किया जाए, विच विल हैव गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू शॉर्टलिस्ट एंड सजेस्ट नेम्स टू कॉलेजियम फॉर जजशिप इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। जयराम रमेश कॉल्स मूव पॉइजन पिल फॉर जुडिशरी। लॉ मिनिस्टर का कहना है, देखिए ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, उसमें सबसे पहले तो हम चाह रहे हैं कि एक सर्च एंड इवल्यूशन पैनल का निर्माण किया जाए, जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, ताकि ये शॉर्टलिस्ट करें, सजेस्ट करें नेम कॉलेजियम के लिए फॉर जजशिप इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। लेकिन देखिए अपोजिशन इस पर एकदम तेज हो गया है, हमला करने लग गया है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप अपना वहाँ आदमी बैठाल दोगे और फिर जितने भी जजमेंट आएंगे वो आपके हिसाब से ही आएंगे। फिर मतलब फिर लोगों का जो कानून के ऊपर भरोसा है ना, वो उठ जाएगा। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो डिटरमाइंड है, वो रिस्ट्रक्चर करना चाहती है कॉलेजियम सिस्टम को, जिसके अंतर्गत अपॉइंटमेंट किया जाता है हायर जुडिशरी में। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को कि सजेस्ट करिए एक नॉमिनी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट को इन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एंड ए स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इन ईच ऑफ द हाई कोर्ट कॉलेजियम। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम है, वैसे ही हाई कोर्ट में भी है। तो जो व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है सुप्रीम कोर्ट में, वही हाई कोर्ट में भी चाहती है। तो चंद्रचूड़ को क्या लिखा है कि सजेस्ट करना है एक नॉमिनी, ये रहेगा यूनियन गवर्नमेंट का, किसमें? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में। तो 4 पेज का ये लेटर था। यहाँ पर लॉन्ग लिस्ट जो रही हैं, कंप्लेंट्स जो किए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। एंड शॉर्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए सर्च एंड इवल्यूशन कमिटी विच विल हैव गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू सजेस्ट नेम टू द कॉलेजियम्स फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इजिप्ट और इंडिया रिलेशन से रिलेटेड। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, इनको हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया है। तो ये एक हिस्टोरिकल बात है, ऐतिहासिक क्षण रहेगा, ऐसा कहना है राजदूत का। सिक्योरिटी ऑफ द स्वेज कैनाल एंड द रेड सी कनेक्ट इजिप्ट। ठीक है, स्वेज कैनाल, इसके साथ साथ में लाल सागर, ये कनेक्ट करती है इजिप्ट और इंडिया को आपस में। ठीक है, आपस में मतलब हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशियन का ही एक हिस्सा क्या है, लाल सागर के रूप में ऐसा गया। और लाल सागर से फिर हम ऊपर चले जाते हैं, कहाँ पर? लाल सागर से हम सीधे चले जाते हैं स्वेज कैनाल होते हुए सीधे भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से हम चले गए सीधे जिब्राल्टर की खाड़ी से, जो जल संधि है, वहाँ से सीधे उत्तरी अटलांटिक ओशियन। तो ये महत्व बताते हैं कि यदि इस प्रकार से हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुला रहे हैं, तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है ना, काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। वहीं यदि हम बात कर लें इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन की, तो इंडिया एंड इजिप्ट ये 2 वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये इंजॉय कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोज कांटेक्ट एंशियंट टाइम से ही। यहाँ तक कि जो कॉमन एरा आया था, अशोका का जो काल हुआ था, रिफर टू हिज रिलेशन विद इजिप्ट अंडर टॉलमी सेकेंड। यदि हम मॉडर्न टाइम्स की बात कर लें, महात्मा गांधी, साद जागलोल, इन्होंने शेयर किया था एक कॉमन गोल, इंडिपेंडेंस ऑफ देयर कंट्रीज को लेकर के। तो न केवल हम बात कर रहे हैं असाधारण फ्रेंडशिप है गैमल अब्देल नसर और जवाहरलाल नेहरू के बीच में,
इससे क्या हुआ था, लीडिंग टू ए फ्रेंडशिप ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज इन 1955। इसी के चलते चलते 1955 में एक ट्रीटी साइन हुई थी। पॉलिटिकल रिलेशन की यदि हम बात करें तो इंडिया और इजिप्ट ये शेयर करते हैं क्लोज पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। किस पर आधारित, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स के आधारित, कोऑपरेशन पर आधारित, बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल इशू को लेकर के। दोनों ही कंट्री कोऑपरेट करते हैं मल्टीलेटरल मुद्दों को लेकर के, एंड दोनों ही फाउंडिंग मेंबर रहे हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। ये जो साल 2022 रहा था ये पार्टिकुलर सिग्निफिकेंस माना जाता है। इस हमारा जो साल है वो 75वां एनिवर्सरी मना रहा था डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट को। इकोनॉमिक रिलेशन की यदि हम बात करें तो इंडिया और इजिप्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ये काम में लगा हुआ है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए जब से शुरू हुआ है मार्च 1978 से तो आज भी ये चालू है। ये और किस पर आधारित है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लास एंड द बायलैटरल ट्रेड पर आधारित। और ये इंक्रीज हो गया है 5 गुना लास्ट 10 ईयर्स का यदि हम देखते हैं तो। बायलैटरल ट्रेड देखें 2018-19 की बात करें तो 4.55 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है। पेंडेमिक के बावजूद ट्रेड जो है डिक्लाइन हुआ था थोड़ा सा ही, पहले था 4.55, अभी हो गया 4.5 बिलियन 19-20, और 2020-21 में कितना, 4.15 बिलियन डॉलर। इसके बाद वाली न्यूज़ जो आई है वो मैरिटल रेप से रिलेटेड आई है। ठीक है, मैरिटल रेप के अंतर्गत क्या होता है, यदि पत्नी की बिना सहमति के अगर पति जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी इसको अपराध नहीं मानती है। आईपीसी की धारा 375 में रेप की परिभाषा दी गई है। 375 की अपवाद में कहा गया है कि पति अगर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध या किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्ट करता है तो ये रेप नहीं है। अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम है तो इसे रेप की श्रेणी में रखा जाएगा। साफ तौर पर मैरिटल रेप का जिक्र आईपीसी में नहीं किया गया है। तो डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े मामलों पर नज़र रखने वाले एडवोकेट का कहना है कि शादी के बाद एक व्यक्ति के तौर पर किसी की सामाजिक पहचान खत्म नहीं हो जाती है। पति पत्नी के अलावा भी व्यक्ति की एक पहचान है और उसके भी संवैधानिक अधिकार हैं। सेक्स के लिए पत्नी की सहमति अनिवार्य है। किसी को रेप करने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि वो उसका पति है। उन्होंने कहा है कि विधि विशेषज्ञों को इस विषय पर मुखर होने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी इससे रिलेटेड सुनवाई होने वाला है। मैरिटल रेप पर कानून क्या है, तो आईपीसी की धारा 375 में इसकी परिभाषा बताई गई है, लेकिन उसमें साफ तौर से कहा गया है कि ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब सुप्रीम कोर्ट भी अभी कुछ ऐसी सुनवाई कर रहा था, जब वहाँ का जो वर्डिक्ट आया था ना वो कहना चाहिए एकदम क्लियर नहीं था। क्लियर इसलिए नहीं था क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि यदि संबंध बनाए जा रहे हैं पति के द्वारा, ठीक है, यदि वो स्त्री मना करती है तो उसको फिर शादी ही नहीं करना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए। कुछ अलग अलग वर्डिक्ट आया था, लेकिन अभी फाइनल जो डिसीजन है ना, फाइनल जो सुनवाई है अभी वो होने वाली है मैरिटल रेप को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा एक पिटीशन को जो कि मैरिटल रेप के अगेंस्ट में डाली गई थी 21 मार्च से। सीजीआई ने कहा यूनियन गवर्नमेंट को कि आप अपने एफिडेविट को फाइल करिए 15 फरवरी के पहले ही। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है द केस हैज़ नॉट ओनली लीगल रेमिफिकेशन बट आल्सो वाइड स्प्रेड सोशल इम्पैक्ट। उनका कहना है इस केस का ना काफ़ी बड़ा सामाजिक असर पड़ने वाला है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो इटालियन फिल्म लीजेंड गीना लोलो ब्रिगिडा से रिलेटेड आई है। 95 ईयर की उम्र में इनकी डेथ हो गई है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी। तो काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं वर्ल्ड लेवल पर, यदि हम देखें इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये
इटालियन एक्टर हैं जिनका नाम है गीना लोलो ब्रिगेडा, वन ऑफ द लास्ट आइकन ऑफ द गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड। गोल्डन एज की जो आइकन लास्ट मानी जाती थी, इनकी डेथ हो गई है 95 साल की उम्र में। कल्चर मिनिस्टर जेनारो सांगिलियोनो ने कहा है ट्विटर में मंडे के दिन। ठीक है, इनको जाना जाता था ब्रेड के लिए, लव एंड ड्रीम्स, ब्रेड लव एंड ड्रीम्स, इसके साथ में द हंचबैक ऑफ नोटर डेम। शी वॉज फेम्ड फॉर हर बाइटिंग विट एंड सेंसुअल ब्यूटी, दो चीज़ों के लिए ये फेमस रही थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावें, तो इसके लिए हमें केयर करने की ज़रूरत है ताकि जो साइबर थ्रेट हैं, साइबर से जुड़े अपराध हैं, उनको रोका जा सके। ठीक है, तो कई किस्म के फ्रॉड आजकल होने लगे हैं मिस कॉल के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा कई बहाने बहाने से आपके पास कॉल आते हैं, आपके पास लिंक भेजे जाते हैं जिन पर क्लिक करते ही आपके खाते के पैसे उड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अपराध आज के टाइम में होने लगे हैं। तो इसको कैसे करके रोका जा सकता है? एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देंगे। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि जो 2600 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया जाएगा बैंक, 2600 2600 करोड़ फॉर प्रोवाइडिंग बैंक्स with an incentive to promote digital payment has focused attention on India's welcome push to broaden and deepen alternative to most widely accepted method of payment worldwide, cash। कैश को धीरे धीरे करके बिल्कुल इतना कम कर दिया जाएगा। वो कैसे करके संभव होगा? सरकार को भी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, जैसे कि 2600 करोड़ रुपया यहाँ पर इंसेंटिव के तौर पर भी उनको दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पेमेंट विज़न 2025 का डॉक्यूमेंट है, वो ये कहता है कि जो पेमेंट सिस्टम है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आता है, मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमको देखने को मिलता है। देयर कैन बी नो टू व्यूज दैट द रैपिड एंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स coupled with the step to bring more people into the banking systems fold। कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। इसने हेल्प किया है कि आप जो है कैश के ऊपर अब डिपेंड नहीं रहते हैं, जो कि लो वैल्यू ट्रांजेक्शन है, स्पेशली इन मेट्रोस एंड सिटीज़ की यदि हम बात करें। मेट्रो में आपको पैसे देना है, सिटीज़ में आपका पैसे का लेन देन करना है, ख़रीदना है, तो हर जगह कैश की बजाय आप पेटीएम फ़ोन पे करें। तो ये जो पेमेंट का रिवॉल्यूशन है ना, हैज़ बीन द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPC एंड इट्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेयर्स UPI। तो ये रिवॉल्यूशन कैसे करके आया है? ये आया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसका जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है उससे। ये जो UPI का फंक्शन है ना, एज ए लिंचपिन ट्रांजैक्शन, ये क्या है? ये की माना जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के। दिसंबर 2022 की यदि हम बात करें, टोटल मंथली वैल्यू ऑफ UPI फैसिलिटेड ट्रांजैक्शन की वो लगभग 783 करोड़ की रही थी। ठीक है, जो वैल्यू है वो पार कर रही है 12.8 लाख करोड़ को, जबकि 71% का जंप हमको देखने को मिला है। यदि वॉल्यूम के हिसाब से बात करेंगे, इसके साथ में 55% का इंक्रीज़ हुआ है इन वैल्यू फ्रॉम ए अर्लियर ईयर, एक साल पहले का यदि हम लेन देन देखते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो आई है इलेक्शन कमीशन, पार्टिकुलरली बात कर रहे हैं हम रिमोट वोटिंग प्लान को लेकर के। इलेक्शन कमीशन एक नई स्कीम लेकर के आया था, जिसके अंतर्गत जैसे कि मैं एक सिवनी ज़िले में रहता हूँ, मुझे यदि मंडला ज़िला में जाना है वोटिंग करने, क्योंकि मेरी वोटर आईडी वहीं की है। ठीक है,
तो इसको आसान बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेकर के आया गया था। तो जो मोस्ट पार्टीज़ हैं ना वो अपोज कर रही हैं रिमोट वोटिंग प्लान का, ठीक है। तो इसी के चलते चलते इलेक्शन कमीशन को ये जो डेमो है ना इसको अभी ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया है। जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने अटेंड किया था एक मीटिंग जिसको बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मंडे के दिन, ताकि डिस्कशन किया जा सके रिमोट वोटिंग के ऊपर, लेकिन इसका विरोध किया गया था क्या इलेक्शन कमीशन के प्रपोजल को, कि जो कि अलाउ किया गया। इलेक्शन कमीशन क्या प्रपोजल दे रहा है, टू अलाउ माइग्रेंट्स टू कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम आउटसाइड देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसा कहना है। इलेक्शन कमीशन जो मेनली ये स्कीम लेकर के आया था वो इसीलिए क्योंकि जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, लेबर लोग, उन्हें वोट डालने के लिए अपने घर जाना पड़ता है। कोई तो जाते हैं और कोई तो जाते ही नहीं है। तो हमारे देश में जो सरकार चुनने की प्रक्रिया है वो अधूरी रह जाती है, हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। पार्टीज क्या करती हैं, पार्टी ने डिमांड करी थी ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ डिस्कशन होना चाहिए ऑन द मैटर, इसके ऊपर। द इलेक्शन कमीशन पुट ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए प्रोटोटाइप रिमोट वोटिंग मशीन which was scheduled after remark by the chief election commissioner Rajiv Kumar and a representation on remote voting। यदि हम बात करें इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल की तरफ से क्या कहा गया है, 16 रिप्रेजेंटेटिव 8 नेशनल पार्टी के थे, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, बीएसपी, सीपीआई, एनपीपी, ठीक है। और यदि हम बात कर लें रूलिंग अलायंस मेघालय की, ये सारी जो चीज़ें हैं अटेंडेंस में रही थी। टोटल 67 पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंटिंग 40 स्टेट पार्टीज आल्सो अटेंडेड द डिस्कशन हेल्ड एट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब इन न्यू दिल्ली। ऑफिशियल्स का कहना है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एग्री हो गए हैं ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग वोटर टर्नआउट को लेकर के, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों की संख्या बढ़ाना है। जबकि कुछ ने कहा था ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है आरवीएम का, उनको कहाँ पर किया जाना चाहिए, स्टेट में किया जाना चाहिए। अदर ये चाहते हैं कि ये जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स का कॉन्सेप्ट है ना, टू बी डिफाइंड बिफोर गोइंग अहेड विद द प्रपोजल। पहले ही आपको ये तय कर देना है कि कैसे करके आप इस प्रक्रिया को परिभाषित कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब हम डेट ऑफ सबमिशन की जो एक्सटेंड है डेट है ना, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा और भी यदि आगे हम डिटेल में इसको देखें ना, तो देखिए कांग्रेस के जो लीडर दिग्विजय सिंह हैं, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपनी पार्टी को, इनके साथ में थे प्रवीण चक्रवर्ती। उन्होंने रिपोर्टरों से कहा मीटिंग के बाद में, कॉन्सेप्ट नोट प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, इसके साथ में प्रेजेंटेशन गिवन टू द लीडर्स शोड द कमीशन वाज कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। जैसे कि जब आपके पास माइग्रेंट लेबर सर्वे ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हमारे देश में कितने माइग्रेंट लेबर हैं, दे आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू माइग्रेंट लेबर, आप उनको वोटिंग के लिए तो ज़रूर पूछ ले रहे हैं, और जब आपसे पूछा गया था कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है, तब आपने बोल दिए थे हमें तो पता ही नहीं है कि कितने माइग्रेंट लेबर हैं। ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने कहा था इंडियन एक्सप्रेस को दैट ही राइज्ड क्वेश्चन ऑन हाउ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वुड बी फॉलोड फॉर द रिमोट वोटर्स। आप जो वोटिंग के पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कराने की बात करते हैं, तो वो आप रिमोट वोटर्स के लिए कैसे करके तैयार करेंगे, एन इलेक्शन बाउंड स्टेट, एंड हाउ पार्टीज particularly smaller ones would be able to appoint polling agent for multiple location। एक क्वेश्चन है उन्होंने उठाया जाता। ये देखिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है।
मैंने ये सजेशन दिया था कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, आप लोगों को 4 दिन दीजिए ऑफ लीव इंस्टीड ऑफ 1 डे टू ट्रेवल टू देयर होम टाउन टू वोट। एक दिन की जगह आप उनको 4 दिन की छुट्टी दीजिए। दे कैन मेक ट्रेवल ऑन बसेस एंड ट्रेन फ्री फॉर देन ही सेड। आप उनको कम से भी कम फ्री ट्रेवल दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे जो यहाँ सजेशन निकल करके सामने आते हैं। इसके साथ साथ में रिमोट वोटिंग मशीन में प्राइवेसी की समस्या सबसे बड़ी है। हो सकता है कोई हैक कर ले, ठीक है, और वोट को अपने हिसाब से डलवा ले। ऐसे बहुत सारी चीज़ें